चलो कल कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था हम लोगों ने, आज फिर उसके आगे की बात करूँगा। दाढ़ी बढ़ गई कोरोना के मारे। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक को लेते हैं। उससे पहले हम लोग कल मैंने आपसे बात किया था, आखिर में जाते जाते वो था इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से फिर आया था आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बाद में तीसरा टॉपिक लिया था हमने, वो आया था आपका कोएगुलेशन यानी स्कंदन। ठीक है, स्कंदन यानी अवक्षेपण, और अवक्षेपण में हम लोगों ने यूज़ किया था किसी इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे तो आप स्कंदन करा सकते हो, कोएगुलेशन करा सकते हो। और वहाँ पर एक आया था आपका हार्डी-शोल्जर रूल, और हार्डी-शोल्जर रूल आपसे कहता था कि जिस पर जितना ज़्यादा आवेश होगा वो उतना ही ज़्यादा अवक्षेपण करेगा। ओके, हार्डी-शोल्जर ने बताया था। उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और लेता हूँ, याद रखना, इसको कहते हैं हम लोग फ्लक्चुएशन वैल्यू, या इसको उड़न मान कहा जाता है। एक छोटा सा शब्द है उड़न मान, इसी हार्डी-शोल्जर रूल से लगा हुआ है, ध्यान रखिए आप इसको। उड़न मान, या इसको कहते हैं हम लोग फ्लक्चुएशन वैल्यू। ठीक है, तो क्या है आपका फ्लक्चुएशन वैल्यू, इस चीज़ को समझे आप। परिभाषा तो केवल इतना सा कहती है कि विद्युत अपघट्ट जो आपने यूज करा है उसका न्यूनतम मात्रा जो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को अवक्षेपित करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मात्रा जो अवक्षेपण करने के लिए पर्याप्त होगी, उसी को हम लोग उसका फ्लक्चुएशन वैल्यू या उड़न मान कहते हैं। और याद रखिए आप, जो आपका फ्लक्चुएशन वैल्यू होता है, फ्लक्चुएशन वैल्यू जो होता है वो होता है किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका उस विद्युत अपघट्ट की वैलेंसी या विद्युत अपघट्ट का चार्ज। सीधी सी बात है, जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, तो चार्ज ज्यादा होगा यानी वो उतना ही ज्यादा प्रभावशाली है, और प्रभावशाली जो जितना ज्यादा होगा उसकी जरा सी मात्रा ही क्या करेगा, अवक्षेपण को करा देगा। तो ये कहा गया है कि किसी की जितनी न्यूनतम मात्रा जो अवक्षेपण करा सके, और न्यूनतम मात्रा किसकी, इसकी ताकत ज्यादा हो। ताकत ज्यादा किसकी होगी, इसकी चार्ज ज्यादा हो, इसकी संयोजकता ज्यादा हो। ओके, वो है फ्लक्चुएशन वैल्यू। अभी तक आप क्या कर रहे थे, द्रव विरोधी कोलाइड में आपने कोई विद्युत अपघट्ट मिलाया, और विद्युत अपघट्ट को मिलाने के बाद में आप क्या कर रहे थे, तो विद्युत अपघट्ट को मिला देने के बाद में आपने अवक्षेपण कराया था। अब मैं बेटा अवक्षेपण कराऊंगा नहीं, अब मैं उसको बचाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा द्रव विरोधी कोलाइड खराब हो, मुझको रोकना है, मेरे को अपने पास में लंबे समय तक बचा के रखना है, तो मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। और रक्षा करने की प्रक्रिया है, इसी को नाम दिया गया प्रोटेक्शन या रक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों का रक्षण, कि हम उसकी रक्षा कैसे करें, उसे खराब होने से हम लोग कैसे बचाएं, अब इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, बचा क्यों रहे हैं, एक बात सीधी सी है। न्यायिका जी ने मुझसे पूछा कि सर कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति जरूरी क्यों है। मैंने बताया बेटा, ब्राउनी गति नहीं हुई तो कोलाइडल सॉल्यूशन खराब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। विद्युत अपघट्ट ने यही तो किया था, विपरीत आवेशित आयन आपस में मिल गए, नीचे बैठ गया, क्या फायदा हुआ, खराब हो गया। अब हमको कोलाइडल सॉल्यूशन को बचाना है, बचाने की प्रक्रिया को नाम दिया गया है क्या, रक्षण, प्रोटेक्शन। ओके, तो हम लोग बचाएंगे कैसे, किसी भी द्रव स्नेही कोलाइड को जब मिला दिया जाता है, ठीक है, जब किसी द्रव स्नेही कोलाइड को मिला दिया जाता है, तो द्रव स्नेही कोलाइड के मिला देने पर द्रव विरोधी कोलाइड का जो अवक्षेपण है, स्कंदन है, वो क्या होता है, रुक जाता है। कैसे रुक जाता है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने लव मैरिज और अरेंज मैरिज का बात किया था, ठीक है। मान लीजिए अरेंज मैरिज टूटने की कंडीशन में, तलाक 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 कंडीशन में टूटने की, ठीक है, अरेंज मैरिज टूटने जा रही है, लेकिन क्या हुआ, कोई द्रव स्नेही वाला पेयर आता है, उसे समझाता है, देखिए हम लोग ऐसे रहते हैं, कितने प्यार से रह रहे हैं, हम लोगों के रिलेशन में कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है द्रव स्नेही वाले को देखकर द्रव विरोधी वाले में अकल आ जाए, और वो भी अपने आराम से रहने रखे, अर्थात उनका जो पेयर टूटने वाला था, टूटने से अब बच गया। तो द्रव स्नेही जब आते हैं तो उस द्रव विरोधी वाले को क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, जब भी द्रव स्नेही आता है तो द्रव विरोधी वाले को क्या करेगा, स्थायित्व प्रदान करेगा। ओके, चलिए, तो एक वर्ड और आता है यहाँ पे, उसके बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्शन से रिलेटेड, देखिए सारे टॉपिक उससे रिलेटेड चले आ रहे हैं। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर में इलेक्ट्रोफोरेसिस, चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, चार्ज आने से क्या हुआ, कोएगुलेशन हुआ। कोएगुलेशन को रोकने के लिए हार्डी-शोल्जर रूल, हार्डी-शोल्जर ने बताया कौन कितना ज़्यादा अवक्षेपण करेगा, उसको मात्रा कितनी चाहिए, तो फ्लक्चुएशन वैल्यू आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को खराब होने से बचा रहे हैं, उसके लिए कौन आया, प्रोटेक्शन आया। और प्रोटेक्शन में भी टॉपिक आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या, स्वर्णांक भी इसको कहते हैं। बहुत शानदार टॉपिक है, छोटा सा। एक्चुअली में गोल्ड सॉल है, उस गोल्ड सॉल को हम लोगों ने यहाँ पे मानक के रूप में लिया है, इसलिए गोल्डन नंबर निकाला गया है। और हर द्रव स्नेही कोलाइड, क्योंकि आपने बताया रक्षा कौन करेगा, द्रव स्नेही कोलाइड करेगा, किसकी, द्रव विरोधी की करेगा, किससे करेगा, अवक्षेपण को रोकने।
यानी अवक्षेपण होने नहीं देगा जब आप किसी द्रव स्नेही को मिला देंगे। ठीक है बात? तो स्वर संख्या ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। परिभाषा बताता हूं, पहले परिभाषा पर ध्यान दीजिए। किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, देखिए द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे, परिभाषा को समझने का कोशिश कीजिए। द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो मानक गोल्ड सॉल के, गोल्ड सॉल द्रव विरोधी सॉल है, याद रखना, गोल्ड सॉल द्रव, मानक गोल्ड सॉल के 10 ml, हमने 10 ml गोल्ड सॉल लिया, मानक गोल्ड सॉल की 10 ml का 10% NaCl विलयन, NaCl यहाँ पे विद्युत अपघट्य जो क्या कराएगा, अवक्षेपण कराएगा। तो 10 ml का 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा अवक्षेपण को रोक दे। परिभाषा क्यों लिखनी चाहिए? किसकी? गोल्ड सॉल द्रव विरोधी सॉल, इसमें मिला रहे हैं हम लोग क्या, कोई द्रव स्नेही सॉल मिला रहे हैं। बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको, कोई द्रव स्नेही सॉल मिला है तो द्रव स्नेही सॉल की मिलीग्राम में वह मात्रा, ठीक है, मिलीग्राम में वह मात्रा जो गोल्ड सॉल के 10 ml का अवक्षेपण रोक देगा। किससे रोक देगा? 10% NaCl के 1 ml द्वारा। वो 10% NaCl जो विलयन है उसका 1 ml जब आप डालते हैं गोल्ड सॉल के 10 ml में तो अवक्षेपण हो रहा होता है। उस अवक्षेपण को रोकने के लिए आप जितना द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा डालेंगे वो कहलाती है उसकी स्वर संख्या। बच्चे ने पूछा कि साहब आपने गोल्ड का ही यूज क्यों करा, किसी और का यूज कर सकते थे, लेकिन गोल्ड बहुत शानदार है। क्यों? कोई गोल्ड सॉल जो होता है बेटा वो नीले कलर का होता है, आपने नाम भी पढ़ा था, कासिस ऑफ पर्पल। तो ये नीले कलर का होता है और जब इसके अंदर होता है तो रेड से नीला हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है। ओके, इसलिए हमने गोल्ड सॉल को यहाँ पे मानक के रूप में लिया था। एक बहुत बढ़िया जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो है जिलेटिन, और जिलेटिन का जो स्वर संख्या होती है वो होती है 0.0050 से 0.01 समथिंग होती है, 0.05 होता है जी, तो 0.05 से 0.01 तक होता है। सीधी सी बात है, जिसकी कम मात्रा चाहिए उतना ही अच्छा रक्षी कोलाइड होगा। जरा सी मात्रा ही अवक्षेपण को रोक दे, इसका मतलब क्या है, वो उतना ही अच्छा रक्षी कोलाइड है। याद रखना, जिसकी जितनी कम मात्रा चाहिए वो उतना ही अच्छा रक्षी कोलाइड होता है। ठीक है, एक बच्चे ने सवाल भेजा था आज मुझे, उस सवाल के बारे में थोड़ी सी बात करूं। उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के आपके पास में द्रव स्नेही कोलाइड है, आप इन्हें रक्षी कोलाइड भी कह सकते हो क्योंकि ये रक्षा कर रहे हैं। जो कोलाइड द्रव विरोधी के अवक्षेपण को रोक देगा उसको आप रक्षी कोलाइड भी कह सकते हो। ओके, तो सारे के सारे क्या है, रक्षी कोलाइड। अधिकार ने बोला इनकी स्वर संख्या का मान 0.025, 0.5, 0.15, 0.25। आपसे कहा है बताइए सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड कौन सा? तो जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है वो सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड होता है। ठीक है, सबसे कम किसका है? ये, यानी ए जो होगा सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड होगा। ठीक, जिसकी जितनी कम मात्रा चाहिए वो उतना ही अच्छा रक्षी कोलाइड होता है। ठीक है, तो ये है इनका गोल्ड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 99% केसेस में हर साल ये लगभग आती है किसी न किसी सेट में मिलती है आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ कोलाइड के यूजेस के बारे में, उसके बाद कोलाइड नाम का एक छोटा सा टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। यूजेस में क्या है इसको समझिए। पहले मैं आपको बताता हूँ इसका दैनिक जीवन में यूज, फिजिकली यूज आप लोगों के आसपास होता है। हाथ के कट जाने पे मम्मी कह रहा हूँ सॉरी, पापा घर पे शेविंग करते होंगे, शेविंग करते हुए कुछ ब्लेड लग जाने पर या हाथ के कट जाने फिटकरी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं कहीं पता है? बायोलॉजी वाले कहते हैं वो जैसा रक्त का थक्का बन जाता है, हम केमिस्ट्री वाले को इस तरीके से ही बोलते हैं। क्या होता है, ब्लड जो है आपका, ब्लड एक ऋणात्मक कोलाइड के रूप में होता है। ओके, जब आप फिटकरी को लेके आते हैं, फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 N2SO4 का होल सेट और 24H2। आप जो नॉर्मल फिटकरी पड़ी है, पोटाश एल्यूम भी कहते हैं इसको। इसमें उपस्थित है आपका Al+3, इसमें उपस्थित है आपका K+3। तो जब रक्त जो है वो एक नेगेटिव कोलाइड है और जैसे ही Al वहां पे पहुंचता है तो क्या होता है, स्कंदन हो जाता है और स्कंदन के कारण रक्त का बहना रुक जाता है। किसी और का यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हो आप। FeCl3, यस 100% यूज कीजिए FeCl3। FeCl3 वही अवक्षेपण का कार्य करेगा, ब्लड बहना दो। सर नमक का यूज करो, उसमें Na+ होता है। यस, यू आर राइट, आप नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो अलग बात है कि जब तक नमक रक्त का बहना रोकेगा तब तक आपकी हालत क्या होगी। क्यों? क्योंकि लगता है, फिटकरी अगर लगाओ तो लगती है ना, तो जलन पड़ेगा। नमक इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है कि उसमें केवल Na+ है और फिटकरी में Al+3 होता है। ओके, तो एक प्रयोग ये है। दूसरा प्रयोग, जब नदियां समुद्र में मिलने के लिए जा रही होती हैं, वैसे वैसे आखिर उन्हें समुद्र में मिलना है, आप सब जानते हैं। तो जब नदियां समुद्र में मिलने के लिए जाती हैं तो मिलते समय नदियां अपने साथ धूल मिट्टी आदि को लेकर जाती हैं।
समुद्र का जल होता है विद्युत अपघट्य होता है, आप जानते हैं, क्योंकि उसमें नमक उपस्थित है, खारा पानी होता है। तो नमक उपस्थित जैसे ही नदियाँ मिलने के लिए जा रही होती हैं तो उस नमक के कारण, विद्युत अपघट्य के कारण क्या होता है, नदियों के जल में जितना भी धूल मिट्टी आदि उपस्थित है वो सारी की सारी धूल मिट्टी अवक्षेपित हो जाती है, और अवक्षेपित हो जाने के कारण वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ओके, आकाश का रंग नीला होता है, मैंने पहले ही बताया, धूल मिट्टी आदि के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रकाश का विकिरण कर देते हैं, और नीला रंग जो होता है तरंगें सबसे कम होती है, विकिरण सबसे ज़्यादा होता है, यही वजह आकाश का रंग आपको नीला दिखाई देता है। ठीक है, पानी को शुद्ध करने के लिए भी अगर एक गिलास पानी आपके पास में है, उसको शुद्ध करना है, आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, केवल थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए, फिटकरी के डालते ही सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। ओके, तो पानी को साफ करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़ मैं आपको बताता हूँ। मक्खन से घी मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा बताऊँ आपको, अब आइए मेडिकल लाइन। हम जानते हैं कोलाइडिक पार्टिकल्स का एड्जॉर्प्शन पावर बहुत शानदार होता है, और एड्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा शानदार होने के कारण इन कोलाइडिक पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, या कोलाइडिक सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है औषधि के रूप में। ठीक है, अधिकांश दवाइयाँ कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में बनाई जाती है ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हों। पानी में तेल मिलाते हैं, पानी और तेल मिलता नहीं। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि साहब पानी और तेल का मिश्रण जो होगा वो क्या कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा? एक अस्थायी पायस के रूप में होगा। तेल भी द्रव है, पानी भी द्रव है, द्रव द्रव पायस होते हैं, लेकिन अस्थायी पायस होगा, मिलेगा नहीं आपस में। तो क्या करा आपने, सरफ डाल दिया, अपमार्जक डाल दिया। अपमार्जक क्या काम करेगा, वहाँ पे पायसी कारक का काम करेगा, ये दोनों के पायस को स्थायी कर देगा। कपड़े धोने में आप साबुन अपमार्जक का प्रयोग करते हैं, गंदे कपड़े डिटर्जेंट के बिना पानी से साफ नहीं हो सकते। तेल की चिकनाई, तेल है, चिकनाई है, इनको डायरेक्ट पानी से साफ नहीं किया जा सकता। क्यों? पानी और तेल का मिश्रण एक स्थायी पायस नहीं है। जब अपमार्जक आ जाता है तो अपमार्जक के कारण आ जाने के कारण वहाँ पे स्थायी पायस बनता है। गंदगी पानी के साथ क्या होता है, तेल पानी के साथ क्या होता है, मिल जाता है। गंदगी तेल एक ही बात है। तो तेल पानी के साथ क्या होता है, मिल जाता है, मिलने के साथ विलयन में एक स्थायी पायस का निर्माण होता है। यहाँ पे साबुन काय का कार्य करता है, पायसी कारक का कार्य। एक बच्चे ने पूछा कि साहब टैनिंग प्रक्रिया जो होती है, टैनिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप चमड़ा कठोर क्यों हो जाता है? ठीक है, तो चमड़ा क्या है, धनात्मक कोलाइड के रूप में होता है। ध्यान रखिए, धनात्मक कोलाइड होता है। जब टैनिंग सोल्यूशन बनाते हैं, टैनिंग सोल्यूशन में जैसे ही चमड़ा डाला जाता है तो टैनिंग सोल्यूशन ऋणात्मक है। जैसे ही चमड़ा पहुंचेगा तो चमड़े का क्या होता है, स्कंदन शुरू हो जाता है। स्कंदन होने के कारण क्या होता है, चमड़ा कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा भी हम लोग इसी के द्वारा करा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बादल जो है कोलाइड्स है, उसमें द्रव की जो बूंदें होती हैं वायु में उपस्थित हैं। द्रव एरोसॉल भी कह सकते हो, वायु में उपस्थित है। जब घर्षण हुआ, बिजली कड़की, बिजली कड़कने से क्या हुआ, स्कंदन हुआ। स्कंदन के कारण सारा तामझाम द्रव की बूंदें नीचे गिर गई। चीन और अन्य देश कृत्रिम वर्षा को भी करा सकते हैं। कैसे? आप हेलीकॉप्टर से जाइए और हेलीकॉप्टर से जाके आकाश में सिल्वर आयोडाइड या किसी और का वो स्प्रे कर दीजिए, तो स्प्रे करने से क्या होगा, जितने भी पानी की बूंदें होंगी स्कंदित होकर सब धड़ाम से नीचे जाके गिर जाएंगे। तो सारे के सारे उपयोग बहुत यूज़ करे जाते हैं। उपयोग और भी हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। ये सारे के सारे यूजेस हम लोग यूज़ करते हैं। कोलाइड में इतना ही है। एक छोटा सा टॉपिक और है, नैनो पार्टिकल, इसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। कोलाइड्स के अन्य उपयोगों को भी जानने का। हाँ, एक छोटा सा उपयोग मुझे और याद आ रहा है, बता दूँ आपको। क्वाड्रेल अवक्षेपक, कि बच्चे ने पूछा भी था, सर क्या होता है क्वाड्रेल अवक्षेपक? देखिए, जो ये चिमनियाँ हैं, चिमनियाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। इंडस्ट्री में यूज़ की जाने वाली चिमनियाँ हैं, इन चिमनियों के कारण पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि दुनिया का धुआं निकलता है। ठीक है, अभी कोरोना का चक्कर हुआ, सारी इंडस्ट्री बंद। ऊपर से न्यूज़ आया था, मैंने पर्यावरण के बारे में देखा, तो उन्होंने कहा कि 20 साल का प्रदूषण लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि सब पूरा लॉकडाउन में बंद पड़ा है। कि लॉकडाउन पे ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो अब वो इंडस्ट्री में जब वो चिमनियों से धुआं निकलता है तो धुआं जो है वो पॉल्यूशन बढ़ाता है, ऋणात्मक कोलाइड के रूप में उपस्थित है। तो क्या करना हम लोगों को, हम लोगों ने क्या किया, उन चिमनियों के ऊपर उच्च वोल्टता तक धनाभिषित किया हुआ अब एक धातु का गोला लटका दीजिए। इसी पूरे उपकरण को नाम दिया गया क्वाड्रेल अवक्षेपक। तो एक धातु का एक गोला लटका दीजिए आप ऊपर। जब आप धातु का एक गोला लटका देंगे ऊपर, तो क्या होगा, जैसे ही धुआं उससे टकराएगा तो धुएं के टकराने के कारण वहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे धुएं के ऋणात्मक कोलाइडिक पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। और कहाँ, उस धातु के गोले पर चिपक जाएंगे और वायुमंडल में कार्बन रहित प्रदूषित कणों से रहित वायु पहुंचेगी और वायु प्रदूषण की संभावना कम हो जाएगी।
ठीक है ना। यानी कॉकटेल अपक्षेपक यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में चिमनियों में निकलने वाले भयानक विषैले धुएं को थोड़ा सा कम पॉल्यूट करने के लिए। क्या चिमनी वाले यूज करते हैं? नहीं करते। क्यों? मैंने एक वर्ड यूज कर, उच्च वोल्टता तक धनाभिषिक्त करने के लिए। उच्च वोल्टता तक धनाभिषिक्त करने का मतलब समझ रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा और चिमनी वाले बचाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करते। अगर वो कॉकटेल अपक्षेपक यूज़ करने लगे तो शायद पोल्यूशन कम हो जाएगा। और एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा। पुराने जमाने में जो ट्रैक्टर आता था, ट्रैक्टर की चिमनियों के ऊपर एक इस तरीके का ढक्कन सा लगा रहता था, जैसे धुआं जाता है इस तरीके से वो हिलता है, आवाज़ आती रहती थी उसमें, देखा होगा आप लोगों ने। तो जो धुआं निकला कभी आप उसको उठा के देखो तो उसको कार्बन दिखाई देता था। एक्चुअली क्या, उसकी वजह से टकराने से जितने भी कार्बन पार्टिकल्स थे वो प्लेट पर क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, अधिशोषण के कारण वहाँ पे चिपक जाते हैं और क्या होता है, वायु में कार्बन की मात्रा कम पहुँचती है। इस तरीके से भी उसको रोका जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो यूजेस हैं वो कोलैड्स में आते हैं। बेटा यूजेस याद नहीं किए जाते, दिल में रखे जाते हैं, दिमाग में रखे जाते हैं। तो मुझे आप दिमाग में रखिए, इनको यूज़ करिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। फिर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।